तो जैसे ही हम पानी में घोलते हैं, ये क्या करता है, ये मुक्त करता है H+ और OH- आयन। ये जो है ना मतलब फास्फोरस है, सल्फर है, इनको अगर हम बात करें, ये क्या है भाई, एक तरीके से मिनरल्स है। और ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, जल्दी बोलो, पोटेशियम, जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, तो दुर्बल देखो आ गया है ना, वीक आ गया। चलो, तो जो अम्ल जलीय विलयन में कम H+ आयन मुक्त करते हैं ना, ये विलयन ऐसा लिखा है ना, ये मात्रा हटा देना, ठीक है, विलयन। नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एसडीएस के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बारासी और आज एक नए अंदाज के साथ मैंने तुम्हारा स्वागत किया। ठीक है, आई होप तुम लोग नहीं डरे होंगे, और डर भी गए होंगे तो मुझे क्या। ठीक है, तो आज मेरे प्यारे बच्चों है ना, ये जो समरी सीरीज चल रही है उसमें हम दूसरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जो हमारा क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, इस अध्याय को हम 2 पार्ट में करेंगे और बेसिकली बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम इसका रिवीजन करने वाले हैं, समरी देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब भी तुम समरी देखा करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात याद रखो कि हमारे जो पुराने नोट्स बने हुए हैं, भले स्कूल में बने हुए हैं या हम बात करें उड़ान हिंदी बैच जो चल रहा है हमारा अपना पीडब्ल्यू के ऑफिशियल ऐप पर, वहां पर बने हुए हैं, या फिर तुमने मैराथन मेरी देखी होगी तो यहाँ वहां पर तुमने बनाए होंगे, तो हमेशा ध्यान रखो, उन नोट्स को साथ रखो। दूसरी चीज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम है ना रिवीजन करते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, और उस रिवीजन है ना, उस रिवीजन के साथ साथ तुम्हें इसके भी नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, हाँ भाई, तो भाई बिना देरी करे हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बिना देरी करे हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलो भाई, तो सर कौन कौन से टॉपिक करवाने वाले हैं? अच्छा, हम करवाएगा अम्ल एवं क्षारक। तो भाई अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, इनके बारे में डीप से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं भाई साहब, ठीक है, कौन सी बला हैं। फिर दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, हम सूचक के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सूचक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सूचक क्या होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। और अम्ल एवं क्षारक के गुण के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई अम्ल भी और क्षारक के भी कौन कौन से गुण होते हैं, भौतिक गुण होंगे, रासायनिक गुण होंगे। ठीक है, तो इनके रासायनिक गुण के बारे में अपन बहुत डीप में डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे भाई साहब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, है ना, सभी के मन में आ गया क्वेश्चन की व्हाट इज एसिड, हमारा अम्ल क्या है ना, इस बात पे अमल किया जाए तो वह रासायनिक, है ना, क्या बोल दिया, पीला पीला, वह रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, हमने ये डेफिनेशन देखी है कि जनरली अम्ल जो होते हैं, जनरली एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, बट सारे के सारे अम्ल को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब हम क्या करते हैं, अगर वो है ना, हम जब उसको जल में डिसॉल्व करें, अगर वो H+ आयन मुक्त कर रहा है, कौन से आयन मुक्त कर रहा है, H+ आयन मुक्त कर रहा है, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। अब ध्यान से सुनो, यह है मेरा क्या, HCl। क्या है, HCl, जिसको मैं बोलता हूं हाइड्रो, क्या बोलते हैं, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको क्या किया, डिसॉल्व किया पानी में, तो HCl देखो एक्वस रहेगा तो अम्ल कहना है ना। ये बात भी हमेशा मैं बताता हूं कि अगर HCl गैस है, क्या है, HCl गैस है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये कोई अम्ल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्यों अम्ल नहीं है, क्योंकि अम्ल तभी प्रदर्शित, अम्ल दिया था तभी प्रदर्शित करेगा जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो HCl गैस क्या है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये बात याद रखना। अम्ल क्या होता है, HCl एक्वस, और एक्वस का मतलब क्या होता है बेटा, जल में घुला हुआ। तो जैसे ही हम पानी में घोलते हैं तो ये क्या करता है, ये मुक्त करता है H+ और OH- आयन, H+ और OH- आयन। ये भी क्या होते हैं, जलीय अवस्था में, इसलिए मैंने लिख दिया एक्वस। जलीय अवस्था मतलब एक्वस। देखो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ये सारी चीजें। एक बात और सुनो, ये अधिकतर है ना, ये जो HCl एक्वस है, बस HCl जो एक्वस है, उसने जब H+ एक्वस बनाया तो ये H+ जो है, अब देखो किसमें घोला है तुमने, जल में। तो हमेशा याद रखना कि जो H+ है ना, वो सदैव H2O के साथ मिलकर एक आयन बनाता है। देखो 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, और क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लिख दिया। इसको मैं बोलता हूं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलता हूं बेटा, जल्दी मेरे साथ बोलो, मैं सुन रहा हूं, तेज से बोलो, इतनी तेज बोलना है कि बाजू वाले को सुनाई ना दे। ठीक है, इतनी तेज बोलना है, जोर जोर से बोलो, पर इतनी तेज बोलना है कि बाजू वाले को सुनाई ना दे। ठीक है, इतनी जोर से बोलना है। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो ज्यादातर अगर हम बात करें, ज्यादातर क्या, अधिकतर जो H+ आयन है वो हमेशा किस अवस्था में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है।
कौन से आयन के रूप में रहता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। अच्छा साहब, क्या और भी एग्जाम्पल्स है? अरे है ना भाई, टेंशन काहे को लेते हो, मेरे पास आ गया H2SO4 जो होता है मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मित्रों, जैसे ही इसको पानी में घोला, इसने 2H प्लस एक्वस बनाया और साथ में सल्फेट आयन एक्वस बनाया। तो यहां पर तुमने देखा इसने 2H प्लस आयन मुक्त करे, 2H प्लस आयन मुक्त करे। ये सल्फ्यूरिक अम्ल था, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन है और ये क्या है? अगर हम बात करें सल्फेट आयन, क्या है ये हमारा? सल्फेट आयन है। इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है। इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है। और भी एसेट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे पास मान लो H3PO4 है। क्या है? H3PO4, H3PO4। तो ये क्या करेगा भाई? जैसे ही पानी में डालोगे तो ये बनाएगा 3H प्लस, और अगर हम बात करें, ठीक है, 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको अपन? फॉस्फोरिक, क्या बोल रहे में सुन रहे हो? हाँ, फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। और ये होगा हमारा हाइड्रोजन आयन, और ये होता है हमारा फॉस्फेट आयन। क्या होता है? फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो ये बढ़िया सी एक चीज थी जो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी अगर हम बात करें अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? जलीय अवस्था में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः ये कौन सी अवस्था? सामान्यतः ये कैसे होते हैं भाई? सामान्यतः इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। सामान्यतः इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। क्लियर है ना? झकास एकदम। चलो आगे बढ़ते। अब अगर मैं बात करूं जो अम्लों का वर्गीकरण है, अम्ल बेसिकली दो कैटेगरी के होते हैं। कितनी कैटेगरी के होते हैं? दो प्रकार के हुआ करते हैं। हम दो प्रकार से देखा करते हैं। पहला होता है कार्बनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बनिक अम्ल, ठीक है, जिन्हें हम ज्यादातर लिविंग सोर्सेज से प्राप्त करा करते हैं, है ना, जीवित चीजों से प्राप्त करा करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है खनिज अम्ल, तो इन्हें हम कहां से निर्माण, इनका निर्माण कहां से होता है? खनिजों से हम इन्हें प्राप्त करा करते हैं, मतलब खनिज जो होते हैं उनसे हम इन अम्लों को बनाते हैं, ठीक है। अब कार्बनिक अम्ल में अगर हम बात करें, स्रोत भी क्या होंगे भाई? लिविंग होंगे। क्या होंगे? लिविंग होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सिरका, ठीक है, क्या है? सिरका, ये रहा हमारा सिरका, ठीक है, ये रहा हमारा सिरका। अब सिरका तुमने सुना होगा, एक चीज सुनी होगी, विनेगर। क्या सुना होगा? विनेगर। विनेगर सुना है तुमने? है ना, कभी कभी तुम जाते हो तो चाउमीन वगैरह खाने गए होंगे तो एक बढ़िया से लिक्विड वगैरह वो डाला करते हैं, तो विनेगर जो है उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? वो होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल, या फिर इसको तुम बोल सकते हो एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं अपन? एथेनोइक अम्ल, ठीक है। हाँ भाई, तो एथेनोइक अम्ल भी क्या होता है अगर हम बात करें? विनेगर, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट अगर हम बात करें संतरे की, किसकी बात करें? संतरे की। संतरे में कौन सा होता है? अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक। और टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। और एक खट्टा दूध जो दही है उसमें कौन सा अम्ल होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल। ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? वो भी, इसमें भी सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू संतरे में दोनों में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल भी बोल सकते हो। चींटी का डंक कौन सा होता है? मेथनोइक अम्ल। नेटल का डंक, ठीक है, नेटल का डंक जो होता है वो क्या होता है? मेथनोइक अम्ल, ठीक है, जिसको बिछुआ का पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। नेटल का डंक एक पौधा होता है, ठीक है, हाँ, नेटल मतलब एक पौधा होता है, उसके डंक में जो होता है, ठीक है, और वो जो अम्ल होता है वो होता है हमारा मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल, या फिर तुम लिख लेना फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? जल्दी बताओ भाई। फार्मिक अम्ल। तो ये हमेशा बात याद रखना, ठीक है, ये हमेशा बात याद रखना। क्लियर है? चलो, अब अगर हम बात करें खनिज अम्ल की, किसकी बात करें हम? अगर हम बात करें किसकी? खनिज अम्ल की, तो जो खनिज अम्ल है, ठीक है, हाँ, ये ने कहां से निर्माण किया जाता है? जो खनिज होते हैं, जैसे कि देखो सल्फर, ठीक है, क्या हो गया? सल्फर, ठीक है, सल्फर से अगर हम बात करें, ठीक है, फास्फोरस हुआ। तो ये जो है ना, मतलब फास्फोरस है, सल्फर है, इनको अगर हम बात करें, ये क्या है भाई? एक तरीके से मिनरल्स है, ठीक है, और इनसे जो एसिड्स बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड्स बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताने की कोशिश करूं, ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है? HCl है, ठीक है, क्या है? HCl है। H2SO4 है, ठीक है, मेरे पास है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है हमारे? ये है हमारे क्या? खनिज अम्ल है। क्या है? खनिज अम्ल। ये टूटेगा, ये बनाएगा H प्लस आयन, Cl माइनस आयन। ये टूटेगा, ये बनाएगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2 आयन।
ठीक है। H3PO4 क्या होगा, 3H प्लस, और PO4 -3 आयन। ठीक है, तो ये क्या है, ये खनिज अम्ल है। क्या है, खनिज अम्ल है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, ये ना खनिज स्रोतों से है ना, जो खनिज होते हैं, ठीक है, उनसे इन अम्लों को तैयार किया जाता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जब HCl गैस में बनाएंगे तब तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। चलो आगे देखते हैं भाई। आगे अगर हम बात करें, जैसे कि हाँ, एक और अम्ल होता है, जैसे कि एक होता है HNO3। क्या होता है, HNO3, जो होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, H प्लस और NO3 माइनस। ये कौन सा अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल। ये बात याद रखना, ये नाइट्रिक अम्ल और ये नाइट्रेट आयन। ठीक है, हाँ, तो ये बात ध्यान से रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्षार की। किसकी बात करते हैं, क्षार की। ठीक है, तो क्षारक अगर हम बात करें, क्षारक को अपन बोलते हैं बेस। ठीक है, क्षारक जो होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। अब क्षारक क्या होते हैं भाई, जल में विलय भी होते हैं, जल में घुल भी जाते हैं। ठीक है, जल में विलय भी होते हैं, मतलब जल में घुल भी जाते हैं, और जल में अविलय भी होते हैं, मतलब जल में घुलते नहीं है। ठीक है, जल में घुलते नहीं है। अब अगर जल में घुलते नहीं है तो क्या आयन मुक्त करेगा, नहीं। जो जल में घुलते हैं, जल में विलय अगर हम बात करें, जो अगर क्षारक होते हैं उन्हें हम बोला करते हैं क्षार, मतलब ये आयंस मुक्त कर देते हैं। सो जल में घुलनशील क्षारक बीस को क्षार कहते हैं। मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं एवं ये जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करा करते हैं। जैसे कि सपोज करो मेरे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये क्षार होगा तो मतलब ये जल में घुला होगा, तो मैंने लिख दिया एक्वस, है ना। जल में घुला हुआ मतलब क्या होता है, एक्वस। जलीय का मतलब क्या होता है, एक्वस। ठीक है, जैसे ही है ना, ये जैसे ही जल में डाला तो ये बनाएगा K प्लस एक्वस। ठीक है, और OH माइनस एक्वस, और OH माइनस एक्वस। तो ये जो OH माइनस एक्वस होता है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो मेरे साथ, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, आयन। ठीक है, हाँ भाई, ये तो हो गया पोटेशियम आयन, और ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, जल्दी बोलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, पक्का। चलो, और अगर हम बात करें, जैसे कि मेरे पास आ गया NaOH। ठीक है, ये Na प्लस बनाएगा, Na प्लस एक्वस बनाएगा, और OH माइनस एक्वस बनाएगा। ये क्यों क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये जल में घुले हुए हैं, जल में ही देते हैं। ठीक है, तो एक्वस। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन बोलते हैं कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये बात याद रखना कि कॉस्टिक सोडा का अगर तुमसे सूत्र कोई पूछ ले, ये क्या है हमारा, कॉस्टिक सोडा। कभी कॉस्टिक सोडा का सूत्र तुमसे पूछ ले, ठीक है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए वो क्या होता है। वो क्या होता है, वो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एक और बहुत प्यारा सा है जो है अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाँ, एक और है हमारा, क्या है, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो दिखा देते हैं, MgOH होल ट्वाइस, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसको मैं स्पेशली इसलिए लिखवा रहा हूं, है ना, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको इसीलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बेटा इसका उपयोग है ना, अधिकतर लोग तुमने देखा होगा, है ना, जब एसिडिटी हो जाती है तो इसी का उपयोग करा करते हैं, क्योंकि ये एक प्रति अम्ल है। क्या है, प्रति अम्ल है, एंटासिड है। तो ये बनाता है Mg+2। ठीक है, +2, और 2 OH माइनस आयन देता है, क्योंकि देखो इसके पास 2 OH माइनस थे ना, है ना, तो Mg के ऊपर क्या आएगा, +2, और 2 OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। और इसका उपयोग जो है वो प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये होते हैं क्षार। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार। क्या कहा करते हैं, क्षार। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सूचक की। तो सूचक हमें क्या बताते हैं भाई, इंडिकेटर्स वगैरह तुमने देखे होंगे। क्या देखे होंगे, इंडिकेटर्स वगैरह देखे होंगे। तो क्या करते हैं, जब भी भाई गाड़ी चलाते हैं तो हमें लेफ्ट जाना रहता है, हम राइट को डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा है ना, बहुत से लोग किया करते होंगे, करते हो क्या, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, और अभी तो बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाना, क्योंकि अभी तुम 18 साल के नहीं हुए हो। और जहां पर तुम मुझे गाड़ी चलाते दिख गए, ठीक है, जहां पर तुम मुझे गाड़ी चलाते दिख गए तो सोच लेना बेटा। ठीक है, हाँ चलो, है ना, तुम तो अभी भगाते हो गए एकदम गाड़ियां। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या बताया करते हैं कि भाई रेड आ गया सिग्नल तो रुको, ठीक है, ग्रीन है तो चले जाओ आगे, येलो है तो भाई एक तरीके से भाई
सावधानी पूर्वक रहो, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके की चीजें और सिग्नल हमें ये बताया करते हैं, हमें सूचना देते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है या आगे किस तरीके से करना है। तो सूचक क्या होते हैं? बेसिकली अम्ल क्षार सूचक वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। जो माध्यम है ना, जो यौगिक है वो अम्लीय है या क्षारीय, इसके बारे में भी थोड़ा सा वो डिस्कशन करा करते हैं। चलो भाई, तो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, लिटमस पेपर एक जैसा हुआ, क्या हुआ है? एक लिटमस पेपर हुआ, ठीक है। लिटमस पेपर जो है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके की देखो, एक होता है नीला लिटमस पेपर, दूसरा होता है लाल लिटमस पेपर। कौन सा होता है? एक होता है नीला लिटमस पेपर और दूसरा होता है लाल लिटमस पेपर। तो अच्छा, सूचक हम बात कर लेते हैं। तो सूचक की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सूचक के डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो सूचक एक डाई है, ठीक है, जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में रंग या गंध को बदलता है, ठीक है। या तो ये रंग बदल लेंगे या ये गंध बदल लेंगे। जो रंग बदल लेता है वो रंगीय सूचक होंगे और जो गंध बदल लेगा वो गंधीय सूचक होंगे, गंधीय, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। तो जब हम इसे अम्ल और क्षार में डालते हैं तो ये रंग या गंध बदलकर हमें बताता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षार, पदार्थ अम्ल है या क्षार, ठीक है। तो इतनी सी बात जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सूचक क्या होते हैं। ये भाई अम्लीय या क्षारीय माध्यम का हमें बताते हैं। और अगर हम बात करें, ठीक है, ये अपनी गंध में परिवर्तन ले आएंगे या रंग में परिवर्तन ले आएंगे। अगर वो गंध में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं गंधीय सूचक। जैसे हम लौंग की बात करें, जैसे हम बात करें प्याज की, जैसे हम बात करें वैनिला एसेंस की, जैसे हम बात करें नीलगिरी के पत्तों की, ये सभी के सभी अगर हम बात करें गंधीय सूचक है, ठीक है। रंगीय सूचक में अगर हम बात करें, जैसे लिटमस पेपर है, आगे हम पढ़ेंगे फिनोफ्थलीन और आगे पढ़ेंगे हम मेथाइल ऑरेंज, ठीक है। हल्दी हुआ, हम बात करेंगे अगर हम बात करें हल्दी हुआ, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लाल पत्ता गोभी भी है अगर हम बात करें, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो हमने रंग में परिवर्तन लाकर हमें बताएंगे कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय। तो भाई बिना देरी करे प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं, क्योंकि सूचक भी है ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। चलो दिखाते हैं। तो भाई सूचक जो है, सूचक जो है ना, वो दो कैटेगरी में हम देखते हैं। कौन से? एक होता है प्राकृतिक, एक होता है क्या? प्राकृतिक, और दूसरा होता है क्या? बताओ बताओ। दूसरा होता है संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है संश्लेषित, ठीक है। प्राकृतिक सूचक, ठीक है बेटा, और एक होता है संश्लेषित सूचक। अच्छा, संश्लेषित मतलब हमने खुद बनाया है, प्राकृतिक सूचक मतलब जो हमने भाई प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया। प्राकृतिक सूचक में अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम बात करें, पहला आ गया लाल पत्ता गोभी। क्या आ गया? लाल पत्ता गोभी, क्लियर है। एक और तुम ले लो लिटमस। क्या ले लो? लिटमस। एक और तुम ले लो हल्दी। क्या ले लो? हल्दी। एक और तुम ले लो, अगर बात करें संश्लेषित सूचक में, एक ले लो फिनोफ्थलीन। क्या ले लोगे? फिनोफ्थलीन, ठीक है। क्या ले लोगे? फिनोफ्थलीन, ठीक है। और एक अगर हम बात करें, वो होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। तो अगर मैं बात करूं इसके बारे में, अच्छा से डिस्कशन करें हम, ठीक है। चलो ध्यान सुनो। लाल पत्ता गोभी अगर अम्लीय माध्यम है, अगर अम्ल में है, किस में है? अम्ल में है, तो कैसी रहेगी? लाल ही रहेगी। क्या रहेगी मेरे लाल? लाल ही रहेगी। बट जैसे ही क्षार में हो, ठीक है, तो ये हरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कशन होगी। अब अगर हम बात करें लिटमस की, ठीक है, तो अम्ल जो है, अम्ल जो है वो क्या कर देता है? अनिल याद रखना। क्या नाम याद रखना है? अनिल, ठीक है। तो अम्ल जो है वो क्या कर देता है भाई? अम्ल, है ना, अम्ल नीले को, नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस, बताओ भाई, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। लाल कर देता है मेरे लाल। क्या कर देता है? लाल कर देता है। वही बात करें हम, अगर हम बात करें क्षार है हमारे पास, क्या है? क्षार। तो क्षार क्या करेगा?
क्षार क्या करेगा, लाल को नीला, क्या करेगा, लाल को नीला। तो ये सब याद रख सकते हो, छलनी, क्या याद रख सकते हो, छलनी। तो मतलब क्षार नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, सॉरी नीले को ला आएगा ना, ठीक है, हाँ, तो लाल लिटमस पत्र को, सॉरी मेरे लाल, ठीक है, सॉरी मेरे लाल, क्या, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कर देता है। क्लियर है? तो लाल लिटमस पत्र को अगर बात करें, नीला कौन कर देता है, क्षार कर देता है, और नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल कर देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें हल्दी की, किसकी बात करें, हल्दी की, तो हल्दी में क्या केस है, ध्यान से सुनो, हल्दी में क्या केस है, हल्दी में क्या है, अगर माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है, क्षारीय माध्यम है, तो ये क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो, ठीक है, अम्लीय माध्यम है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्षारीय माध्यम जैसे होगा तो लाल हो जाएगा। तो क्या करना भाई, भाई ऐसा है ना, जो वॉशिंग पाउडर आता है हमारे घर में वो होता है क्षारीय प्रकृति का, तो उसका घोल बनाना और उसके अंदर तुम डाल देना थोड़ी सी हल्दी, तो तुम देखोगे कि वो रंग जो है वो लाल हो गया, क्या हो जाएगा, लाल हो गया। पर हमने तो सोचा था क्या हो गया, वो क्या होना चाहिए था भाई, वो पीले ही रहना था, पर वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये एक एक्टिविटी थी जो तुम कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें फेनोप्थिलीन की, किसकी बात करें, फेनोप्थिलीन की, तो अगर माध्यम अम्लीय है, ठीक है, अगर अम्लीय माध्यम है, कैसा माध्यम है, अम्लीय माध्यम है, तो ये रहेगा रंगहीन, कोई रंग नहीं आएगा, कैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा। और अगर माध्यम क्षारीय है, कैसा है, क्षारीय है, तो ये हो जाएगा कैसा, पिंक। ठीक है, कैसा हो जाएगा, पिंक, पिंक ही लिख रहा था मैं, गुलाबी है ना, हिंदी मीडियम वाले हैं अपन, ठीक है, क्या बोलेंगे, पिंकी नहीं है ना, गुलाबी। ठीक है, हाँ भाई, क्या है, गुलाबी, पक्का बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर माध्यम कैसा है, अम्लीय है, कैसा है माध्यम, अम्लीय है, ये हो जाएगा लाल, कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक है, और अगर माध्यम क्षारीय है, कैसा है, क्षारीय है, तो क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में हो जाएगा पीला, कैसा हो जाएगा मेरे लाल, पीला। ठीक है, तो ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, पीला। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है, चलो ये रहा अपना। तो ये तो कुछ सूचक थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए थी। ठीक है, अब एक बार वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन कर देते हैं। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। मतलब भाई थैलोफाइटा जो समूह होता है उसके लिचेन पौधे से या लाइकेन पौधे से कौन प्राप्त होता है, हमारा लिटमस। ठीक है, हाँ, निकाला जाता है, प्राय से सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो ये कैसे रंग का होता है, ये होता है बैंगनी रंग का। कैसा रंग का होता है, बैंगनी रंग का। बहुत सारे प्राकृतिक सूचक होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, जैसे एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूं मैं, लाल पत्ता गोभी अभी हमने देखा, ठीक है, हल्दी, हाइड्रोजिया, पिटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां, ठीक है, किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। तो ये बात तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये लाइन को अच्छे से रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें पता हो कि भाई प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, ठीक है, और संश्लेषित सूचक क्या हुआ करते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक प्राकृतिक, अच्छा लिटमस क्या है भाई, लिटमस देख लेते हैं। ये एक प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग पदार्थ की प्रकृति अम्लीय या क्षारीय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पक्का। और भाई अब तुम्हें पता है कि अम्लीय माध्यम में क्या होगा, अगर अम्लीय है ना, अम्ल जो है, ठीक है, पहली बात, अम्ल, नीले लिटमस पत्र को अम्ल लिख लेते हैं, क्या कर देते, जल्दी बताओ, कमेंट में लिख के बताओ। अम्ल, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस लिटमस पत्र को, पत्र को, पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे लाल, लाल कर देते हैं, लाल करते हैं। वही बात करें, लाल कर देते हैं लिखो, ठीक है, एग्जाम में अच्छे से लिखना, लाल कर देते हैं, कर देते हैं। क्लियर है। वही बात करें किसकी, वही अगर हम बात करें किसकी, क्षार की, तो क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्र को, किसको, लाल लिटमस पत्र को
क्या कर देते हैं बताओ? नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है, नीला कर देते हैं। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें संश्लेषित सूचक की, जिनके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है ना, कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, इओसिन भी सूचक है, वे कृत्रिम सूचक है। या फिर संश्लेषित लिखो, क्या लिखोगे? संश्लेषित सूचक है। क्या है बेटा? संश्लेषित सूचक है, ठीक है। इसकी जगह पर क्या लिख लो? संश्लेषित सूचक। क्लियर है? चलो, तो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज जो है, ठीक है, अगर अम्ल है, क्या है? अम्ल है, तो कैसा होगा? लाल। कैसा होगा? लाल। और अगर क्षार है तो कैसा होगा? पीला। कैसा होगा? पीला। ठीक है। हाँ, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। मैं लिख देता हूं पीला। कैसा होगा? पीला। ठीक है, कैसा होगा? पीला होगा। क्लियर है ना? हाँ, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 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 हो गया। चलो, अब हम बात करेंगे गंधीय सूचक की। तो मैंने एक सूचक का टाइप ऐसा बताया था कि सूचक ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में आकर अपनी गंध में परिवर्तन ले आते हैं। किसमें ले आते हैं? अपनी गंध में परिवर्तन ले आते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक। तो जैसे कि बात करी थी मैंने लॉन्ग वैनिला एसेंस की, ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं प्याज को देखूं, ठीक है, ऑनियन स्लाइस को देखूं, प्याज को देखूं मैं, ठीक है, तो एक में जगह डाल रहा हूं अम्ल, एक में डाल रहा हूं अम्ल, और दूसरे में डाल रहा हूं क्षार। क्या डाल रहा हूं? अम्ल में डालूंगा तो अम्ल, एक में डाला मैंने अम्ल और दूसरे में डाला मैंने क्या? क्षार। तो एक में क्या हो जाती है अगर हम बात करें, उसकी गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या वो कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें, प्याज हुआ। क्या हुआ? प्याज हुआ। अगर मैं बात करूं प्याज की, किसमें? प्याज की, ठीक है, तो जैसे ही क्षार माध्यम है, क्षारीय माध्यम है, कैसा माध्यम है? क्षारीय, और एक अम्लीय है, तो अम्लीय में तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर जैसे ही क्षार के माध्यम आता है, जैसे ही क्षार के माध्यम आता है, उसकी गंध जो है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो क्षारीय माध्यम में जो है वो प्याज की गंध जो है वो परिवर्तित हो जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? चलो भाई, फिर अगर हम बात करें कौन कौन से गंधीय सूचक होते हैं, तो जैसे मैंने बात करी प्याज की, ठीक है, लौंग की बात करी, ठीक है, फिर जो वेनिला एसेंस होता है, ठीक है, वेनिला जो होता है उसकी बात करें, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें नीलगिरी के पत्तों की, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं, अगर हम बात करें हमारे गंधीय सूचक है। क्या है? गंधीय सूचक है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्राकृतिक अम्ल। फिर हम बात करेंगे खनिज अम्ल के बारे में। ठीक है, चलो चलो, बिना देरी करे शुरू कर। तो अगर मैं बात करूं कार्बनिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कार्बनिक अम्ल के बारे में। ठीक है, चलो, तो भाई पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। कुछ कार्बनिक अम्ल साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि हैं। सारे के सारे अम्ल हैं। ठीक है, चलो, इन सभी में तुमने देखा होगा एसिड्स होते हैं। मैंगो हुआ, ठीक है, टर्मरिंड हुआ, ऑरेंज हुआ, ग्रेप्स हुए, लेमन हुआ, इन सभी में क्या होता है? अम्ल होता है। जितने भी तुम खट्टे अगर बात करें फ्रूट्स वगैरह देखा करते हो, उसमें क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। ये सभी तुम देखने के बारे हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करें, साइट्रिक अम्ल हुआ जो संतरे में मिलता था, लैक्टिक अम्ल दूध दही में मिलता था, ठीक है, टार्टरिक अम्ल हमें इमली में मिलता था, ऑक्जेलिक अम्ल हमें टमाटर में मिलता था। ये सारे के सारे है ना, हमने अम्लों के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया। बाकी डेफिनेशन की बात थी, तो पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खनिज अम्ल की। तो ऐसे अम्ल जिन्हें पृथ्वी पर उपस्थित खनिज से बनाया जाता है खनिज अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था HCl, H2SO4, जैसे कि ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है बेटा? लिख दूं? है ना, अच्छे से लिख देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल, ये बॉटली में रखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें हम, ये क्या है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल जो क्या होता है हमारा? HNO3। नाइट्रिक अम्ल लिख देता हूँ। ठीक, नाइट्रिक अम्ल, ये कौन सा है हमारा? ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैं लिख देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। क्लियर है? चलो अच्छा, एक बात और याद रखना कि सांद्र अम्ल जो होता है, सांद्र अम्ल जो होता है वो काफी ज्यादा, अगर हम बात करें, खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें, स्ट्रांग होते हैं। क्या होता है? स्ट्रांग होते हैं। सो सांद्र खनिज अम्ल, कौन से अम्ल? सांद्र खनिज अम्ल बहुत खतरनाक होता है। प्रयोगशाला में आमतौर पर अम्लों को तनु करने के लिए उन्हें पानी में मिलाया जाता है। अम्लों को तनु अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों को अम्ल, तनु अम्ल कहा जाता है। देखो ध्यान से, मान लो है ना, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। क्या है? थोड़ा सा पानी है, ठीक है। और मेरे पास एक बॉटल में क्या भरा हुआ है? मेरे एक बॉटल में भरा हुआ है एसिड। क्या रखा हुआ है? एसिड। अब जो एक बात याद रखना कि जो अम्लों का तनुकरण होता है, क्या होता है? अम्लों का तनुकरण होता है, ठीक है। अम्लों का तनुकरण होता है, वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो अम्ल है, जो अम्ल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उनको हम ना, उनको कम खतरनाक बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? हम उसमें पानी ऐड करते हैं। और जब हम पानी ऐड करते हैं तो अम्लों में पानी की मात्रा को बढ़ाना क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। क्या करना कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। तो तुम क्या करोगे? बढ़िया, अम्ल का एक रखा है, बॉटल वगैरह रखी है, हम एक बॉटल से पानी लाएंगे, उस अम्ल में डाल देंगे, है ना। और क्या होगा? भूम, ठीक है, आवाज आएगी, है ना। और आवाज ऐसी आएगी कि भाई एकदम विस्फोट टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी अम्लों का तनुकरण करना है, क्योंकि देखो अम्लों का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो जैसे ही ढेर सारे अम्लों में अपन पानी डालेंगे तो वहां पर लार्ज अमाउंट में हीट, अगर बात करें, इवॉल्व होगी। लार्ज अमाउंट में अगर बात करें, ऊष्मा उत्पन्न होगी बहुत ज्यादा अमाउंट में, और वहां पर विस्फोट हो सकता है। तो तुम क्या करो? बढ़िया सा है ना, थोड़ा सा तुम क्या लो भाई, थोड़ा सा एसिड लो, ठीक है, उसमें पानी मिलाओ, ठीक है। पानी मिलाया, फिर ऊष्मा मुक्त हुई, उसको थोड़ी देर ठंडा होने लगो, होने दो, हल्का हल्का हिलाओ और ठंडा होने दो। फिर थोड़ा पानी मिलाया, फिर थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न हुई, फिर धीरे से, अगर हम बात करें, उसको हिलाओ और ठंडा होने दो। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, अम्ल में, सॉरी, ये अब मैंने ऐसा करना था क्या? नहीं, है ना, ऐसा नहीं करना था। यहाँ पर क्या करना था? तुम्हें लेना है थोड़ा सा अम्ल। क्या लेना है? थोड़ा सा अम्ल। और ढेर सारा क्या लेना है? पानी। क्या लेना है? ढेर सारा पानी। अब उस अम्ल को अब क्या करना है? तुम्हें उस पानी में मिलाना है, उस पानी में मिलाना है। अब ऊष्मा मुक्त होगी, है ना, अम्ल को तुमने पानी में मिलाया तो क्या होगी? ऊष्मा मुक्त होगी। तो क्या करो? उसको थोड़ा थोड़ा हिलाओ, जिससे पानी के अंदर जो ऊष्मा मुक्त हुई है वो क्या होने लगे? धीरे धीरे, अगर हम बात करें, वो ठंडा हो जाए, निकल जाए। फिर थोड़ा अम्ल मिलाओ पानी में, तो क्या होगी? फिर और ऊष्मा मुक्त होगी। फिर क्या होगा हमारा? फिर अगर हम बात करें, फिर और गर्म होगा, तो हम क्या करेंगे? उसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे, फिर थोड़ा और अम्ल मिलाओ। इस तरीके से हमेशा याद रखना कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अम्लों का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है ना। और यदि अम्लों में हमने पानी मिलाया तो वहां पर विस्फोट हो सकता है, क्योंकि वहां अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बनता है कि मान लो कोई अम्ल है, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में, ये खनिज अम्ल है, वो तुम्हारे हाथ के ऊपर गिर गया, तो उस समय क्या करना चाहिए? हाँ, देखो जलन वगैरह होगी, तो उस समय कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि देखो अम्ल जो है ना, अम्ल गिरा हुआ है, तो उसको उदासीन करने के लिए हम किसी, है ना, दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लो। क्या कर लो? पहले तो पानी से अच्छे से धो लो, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लो, जिससे जो, अगर हम बात करें, राहत मिलेगी। क्या मिलेगी? राहत। तो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल को पानी में, ठीक है। अच्छा, H+ और OH माइन, अगर बात करें माइनस आयनों की आधार संख्या के आधार पर अम्ल और क्षारक का वर्गीकरण। तो देखो एक बात याद रखना, अगर H+ आयन बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, अगर कोई अम्ल है वो अधिक मात्रा में H+ आयन मुक्त कर रहा है, तो वो एक प्रबल अम्ल होगा। और वही बात करें किसी क्षार की, अगर वो अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न कर रहा है तो वो एक प्रबल क्षार होगा, और कम मात्रा में उत्पन्न कर रहे हैं तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होंगे। तो अगर हम बात करें प्रबल अम्ल की, तो ये क्या होता है भाई? वह अम्ल जो जलीय विलयन में, जलीय घोल में, ठीक है, जलीय घोल में या जलीय विलयन में, इसकी जगह विलयन लिखो। क्या लिखोगे? विलयन। विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारा HCl हुआ, जो टूट कर क्या बनाएगा? H+ और Cl-। जैसे हमारा, अगर हम बात करें, H2SO4 हुआ, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, जो क्या बनाएगा? 2H+ और SO4-2। इनके नीचे इनके नाम भी लिखना। ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बढ़िया नीचे लिखना। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? बढ़िया नीचे लिखना। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो कम मात्रा में, अगर हम बात करें,
H+ आयन मुक्त करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि जितने भी खनिज अम्ल होते हैं, क्या होता है, जितने भी खनिज अम्ल होते हैं, कौन से अम्ल, खनिज अम्ल होता है, वो अधिकतर क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो जितने भी क्या है हमारे खनिज अम्ल हैं, वो क्या कहलाते हैं, ज्यादातर प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। क्या होता है, प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल देखो आ गया है ना, वीक आ गया। चलो, तो जो अम्ल जलीय विलयन में कम H+ आयन मुक्त करते हैं, है ना, ये विलयन ऐसा लिखा है ना, ये मात्रा हटा देना, ठीक है, विलयन करा करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है, चलो, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे पास एक, अगर हम बात करें CH3COOH, ठीक है, ये कौन सा अम्ल होता है, ये होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल, जो अभी हमने देखा था विनेगर में मिलता है। किसमें मिलता है, विनेगर में मिलता है। ठीक है, ये टूटता है, ये बनाता है CH3COO- और H+। एक बात और याद रखना कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है, जो दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है, या फिर जो प्राकृतिक अम्ल हमने देखे थे, ठीक है, कौन से अम्ल देखे थे, जो प्राकृतिक अम्ल देखे थे, वहां पर अगर हम बात करिए कार्बनिक अम्ल देखे थे, सॉरी, है ना, राइट टर्म यूज करो, जो हमारे कार्बनिक अम्ल देखे थे, कौन से अम्ल देखे थे हमने, जो कार्बनिक अम्ल देखे थे, इनके तनु विलयन का उपयोग, है ना, हम अगर बात करें खाद्य सामग्री में कर सकते हैं, या जब तुम पिया करते हो ना, इनके तनु विलयन को तुम पिया भी कर सकते हो, जैसे कि नींबू पानी तुमने देखा था। ठीक है, हम पिया करते थे, बिल्कुल पिया करते थे। तो ये बात जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अम्लों के गुण की। किसकी बात करेंगे, अम्लों के गुण की। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, चलो। सेकंड, अगर हम बात करें, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से तुम देख रहे हो, नीले लिटमस को वो क्या कर दिया, लाल कर दिया, देखो उधर। क्लियर है, चलो। हाँ, अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक है, तो इसकी एक हमेशा बात याद रखना, विद्युत का संचालन वो करेगा जिसमें आयंस होते हैं, इसमें H+ आयंस होते हैं। ठीक है, H+ आयंस क्या करते हैं भाई, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, मतलब जहां पर आयन आ जाए, जहां पर भी आयन आ जाए, क्योंकि विद्युत धारा होती क्या है, आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, तो जहां पर भी आवेश फ्लो कर जाए, चार्ज फ्लो कर जाए, जहां आवेश बह जाए, उसको हम कहते हैं, अगर हम बात करें विद्युत धारा, मतलब वहां विद्युत धारा कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, तो उस जगह पर अगर हम बात करें कि जो अम्लीय विलयन है वो विद्युत का संचालन करते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इसके अगर हम बात करें, एक देखो बहुत बहुत प्यारा सा है, जैसे कि मेरे पास मान लो Zn है, क्या है, Zn है, इसकी हमने जैसी किसके साथ अभिक्रिया करवा दी, H2SO4 के साथ। तो ये क्या है भाई, ये जो है हमारा क्या है, जिंक धातु। क्या है, जिंक है, जिंक धातु है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, एक्वस है ना, जली है। अब ये जैसे ही हमने करा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4, एक्वस। और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्लियर है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जिंक सल्फेट था, जिंक सल्फेट था, और ये हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस है। पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अम्ल कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को मुक्त करते हैं। तो जब भी कोई, जैसे कि मान लो NaHCO3 आ गया, क्या आ गया, NaHCO3, जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो, तो NaHCO3 होता है हमारा, क्या होता है, सोडियम ना, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसकी हम HCl के साथ अभिक्रिया करवा दें, तो ये क्या करेगा, Na पर प्लस होता है और HCO3 पर माइनस, H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस। ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा, Na के साथ, ये बनाएगा NaCl। और साथ में अगर हम बात करें जो H2CO3 है, वो बनाएगा H2O प्लस CO2। तो एक बात हमेशा याद रखना कि लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जब भी कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो यह है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा जल है, और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस है। क्लियर है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए।
ये हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, एक बात और याद रखना, ठीक है, एक बात और याद रखना। हाँ चलो दिखाते हैं। एक मैं ले लूं, मान लो CaCO3, क्या ले लूं, CaCO3, ये है अपना कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है ये अपना? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखो, एक अपन ने कार्बोनेट ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। जैसे इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाओगे, ये H2SO4 है, ठीक है, तो ये बनाएगा ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब भी कोई कार्बोनेट और अम्ल, जब भी कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं लवण, जो हमारा बनेगा CaSO4, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें जल बनेगा और साथ में निकलेगी CO2 गैस। ठीक है, ये हमारा जल है और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है, गैस है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो क्या होती है, अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तीव्र बुदबुदाहट के रूप में बनती है ना। तरल से गैस के छोटे छोटे बुलबुले का तेजी से बाहर निकलना, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है ना, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, इसका रूप, एक काम आता है, इसका काम जो होता है वो किस में उपयोग होती है? ये अग्निशामक में। किसमें? अग्निशामक में। जो है ना, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, क्योंकि ये क्या होती है, जलने में सहायक नहीं होती, आग बुझाने में काम आती है। ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो अग्निशामक होते हैं, उसमें किसका उपयोग किया जाता है ना? अग्निशामक। ठीक है, उसमें उसका उपयोग किया जाता है, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? चलो एक बात याद रखो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है। तो देखो, ये चूने का पानी है, जैसे इसमें अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी, तो ये क्या हो जाता है, पानी दूधिया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो रंग दूधिया हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। मतलब तुम देखोगे कि जो चूने का पानी है, जो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, चूने का पानी क्या होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये निर्माण करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का और साथ में जल का। तो इसके कारण जो, अगर हम बात करें, जो जो रंग है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है, इसके कारण तो ये दूधिया हो गया। पर अधिक मात्रा में अगर तुमने CO2 गैस प्रवाहित कर दी, ध्यान रखना, अगर अधिक मात्रा में तुमने CO2 गैस प्रवाहित कर दी, तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों, अधिक में प्रवाहित करने पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अधिक में प्रवाहित करने पर जो रंगहीन वापस तुम्हें मिलने को, मतलब अगर बात करें, जो विलयन है वापस रंगहीन हो जाता है, दूधिया रंग गायब हो जाता है, रंगहीन नहीं, दूधिया रंग गायब हो जाता है। ठीक है, चलो, तो परंतु जब अधिक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो वह रंग, दूधिया रंग गायब हो जाता है, क्योंकि वहां कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो एक जल में घुलनशील पदार्थ है। तो यहां पर अगर हम बात करें, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ठीक है, पहली बार तुमने क्या करा, कम में करा। जब दूसरी बार तुमने अधिक में CO2 गैस प्रवाहित करी, तो ये CO2 गैस और साथ में जल, तो जैसे ही तुमने प्रवाहित करी, तो ये बना देते हैं CaHCO3। ठीक है, ट्वाइस। ये जो पदार्थ बना ना, ये जो पदार्थ बना, ये बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण वो जो दूधिया रंग है वो अगर हम बात करें गायब हो जाता है। ठीक है, तो अधिक में CO2 प्रवाहित करने पर दूधिया रंग गायब हो जाता है। बट तुमसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि CO2 को, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा रंग हो जाता है, तो वो हो जाता है दूधिया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और अधिक में, अगर अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करोगे तो वो दूधिया रंग भी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। अम्ल क्षारक है ना, अम्ल क्षारक या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास NaOH है, ठीक है, जो क्या है, एक क्षार है, जिसका अपन लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? और जब ये किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे HCl, ठीक है, ये एक्वस और ये एक्वस, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो ये बनाते हैं किसका भाई, लवण और जल बनाते हैं। तो Na+ और Cl- तो बनाएंगे NaCl, ठीक है, और साथ में बनेगा H2O। ये बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और फिर बनेगा जल, और फिर बनेगा जल। क्लियर है? हाँ। अच्छा, एक बात और याद रखना, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, अर्थात अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन से? धात्विक, सॉरी, अर्थात धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान से सुनो। क्या होता है ना, क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहां पर क्या है, एक छोटी सी चीज है कि एक मैं ले लेता हूं, मान लो मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है मेरे पास? कैल्शियम ऑक्साइड, जो है हमारा CaO। और एक ले लो तुम CO2। क्या ले लो? CO2। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ। मतलब देखो, कैल्शियम एक धातु है और ऑक्सीजन जो है, अगर हम बात करें, ऑक्साइड है ना। कैल्शियम एक, अगर हम बात करें, धातु, और धातु का ये ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैं इसको बोलूंगा धात्विक ऑक्साइड। कौन सा बोलूंगा मैं बोलूंगा इसे धात्विक ऑक्साइड। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड। कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है? एक अधातु है, ठीक है, और उसका ऑक्साइड क्या कहलाएगा? अधात्विक ऑक्साइड, है ना। कार्बन एक अधातु है, क्या है? अधातु। तो कार्बन एक अधातु है और अधातु का एक ऑक्साइड क्या कहलाएगा? अधात्विक ऑक्साइड। ध्यान रखना, ठीक है। कैल्शियम एक धातु है जिसका ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। कार्बन एक अधातु है जिसका ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। दोनों की अभिक्रिया करवा दो जल के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड की जैसे जल के साथ अभिक्रिया करवाई, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एक क्षार है, जो एक क्षार है, ध्यान रखना। और जैसे ही तुम जल की अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाओगे जल के साथ, ये बनाएगा कार्बोनिक अम्ल H2CO3। क्या बनाएगा? H2CO3, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिक अम्ल। तो देखो, अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर कैसा बना रहा है? एक अम्ल निर्माण कर रहा है। धात्विक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है? क्षार का। किसका निर्माण कर रहा है? क्षार का। तो खुद सोचो, जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? बताओ, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? जल्दी बताओ। ये होते हैं क्षारीय। कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। और अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे भाई? लवण और जल। सीधी बात। अम्ल क्या है? अम्ल। और क्षार, और धात्विक ऑक्साइड क्या है? क्षारीय है। तो ये क्या बनाएंगे? लवण और जल। तो ध्यान से सुनो, मान लो मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ ले लिया मैंने H2SO4। तो ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे, H2O। और साथ में SO4, और अगर हम बात करें Ca मिलकर बना लेंगे CaSO4। ठीक है, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। और ये बन जाएगा जल, और ये बन जाएगा जल, और ये बन जाएगा जल। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, ठीक है। हाँ भाई, ये छनन कर देते हैं भाई, ठीक है। चलो, खनिज अम्ल त्वचा पर गंभीर जलन पैदा करते हैं और कपड़े, लकड़ी, धातु संरचनाओं और पत्थर के काम में जैसी आने वाली सामग्री का क्षरण करते हैं। क्या करते हैं? क्षरण करते हैं। इसलिए इन्हें संक्षारक कहा जाता है। संक्षारक प्रकृति के होते हैं, कोरोसिव नेचर होता है। अब हम बात करेंगे क्षार की। किसकी बात करेंगे? क्षार की। क्षार क्या होते हैं भाई? ये भी अगर हम बात करें, एक प्रबल क्षार होते हैं और एक दुर्बल क्षार होते हैं। तो जो अधिक मात्रा में अगर बात करें OH- आयन उत्पन्न करें, वो प्रबल क्षार होंगे, और जो कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करें, वो दुर्बल क्षार होंगे। ठीक है, चलो है। अब मैं तुम्हें प्रबल क्षार के एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे पास है NaOH, ठीक है, ये क्या है? प्रबल क्षार है। और वही बात करें इसके एग्जाम्पल की, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, उदाहरण लिखो, है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स मत लिखो, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, उदाहरण, ठीक है। यहां उदाहरण की बात करें तो ठीक है, दुर्बल क्षार क्या होंगे भाई? जहां पर जो कम मात्रा में OH- उत्पन्न करें। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताऊं, उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाँ, एक और लिख लो, अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
प्रबल के तो बहुत सारे लिखवा दिए, दुर्बल के लिख लो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का फॉर्मूला बता देता हूं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम जो होता है वो होता है NH4 और हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो मैंने लिख दिया NH4OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम होता है Na और हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो NaOH। ये दोनों एग्जांपल्स जो तुम लोगों को पता होने चाहिए। अब क्षारक के गुण की बात करते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, कैसा होता है? कड़वा होता है। क्लियर है? हाँ भाई, देख लो भाई, वो लड़का आ गया। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, क्षार छूने पर साबुन जैसा लगता है, सोपी अगर हम बात करें टच होता है इनका। ठीक है, मुझे कोई फिकाया एक चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनके बारे में डिस्कशन कर लिया। क्लियर है? तो ये देख लो, मैं नीला करके बता देता हूं। देखो वो हो गया। क्लियर है? चलो अब जो है वो इंपॉर्टेंट आ गया कि अम्लीय विलयन का विद्युत का संचालन करते हैं, सॉरी क्षारीय विलयन है ना, इसकी जगह लिखना क्षारीय। तो ये कैसे विलयन अगर हम बात करें विद्युत का संचालन करते हैं ना, कैसे विलयन विद्युत का संचालन करते हैं? क्षारीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। कैसा विलयन का करते हैं? क्षारीय विलयन, क्योंकि क्षारीय विलयन क्या है भाई, उसके अंदर OH माइनस आयन उत्पन्न होंगे। ठीक है, क्षारीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। क्षारीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं मतलब जहां पर आयंस होंगे। ठीक है, अगर लवण भी है ना और वो जल में घुलनशील है तो मतलब वहां आयंस मुक्त हुए हैं और वो भी विद्युत का संचालन कर सकता है। पर जहां आयंस ही नहीं है, मतलब आयन ही नहीं है, क्या वो विद्युत का संचालन करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। चलो भाई, क्लियर? अच्छा, क्षार कुछ धातुओं के साथ क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस मुक्त बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे पास जिंक है, क्या है? जिंक है। क्या है बेटा? जिंक है। चलो लिख देते हैं, मेरे पास है जिंक और मैं इसके साथ ले लूं NaOH। क्या ले लूं? NaOH। ठीक है, तो ये जैसी अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं? जैसी अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाता है क्या? Na2 ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लियर है? 1 सेकेंड, क्लियर है? चलो, ये जो है वो हमारा जिंक, क्या है? जिंक। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है हमारा सोडियम जिंकेट, क्या है? सोडियम जिंकेट। ये है हमारा क्या, अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्षार भी अगर हम बात करें धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? सामान्यतः हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्लियर है? पक्का? चल आगे बढ़ते हैं। एक और अगर हम बात करें, मेरे पास है एल्यूमिनियम और साथ में मेरे पास क्या है, अगर हम बात करें NaOH। क्या है? NaOH। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर हम जल भी लेते हैं, क्या लेते हैं? जल भी लेते हैं। क्लियर है? तो ये बनाता है क्या? ये बनाता है NaAlO2, जो होता है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें, बोलते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। क्लियर है? पक्का है ना? यहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। क्लियर है? तो हम यहां पर 2 लेते हैं। ठीक है, 2NaOH हो जाता है, ये 2H2O हो जाता है और 2Al हो जाता है। क्या हो जाता है? 2Al हो जाता है। तो अगर हम बात करें इस तरीके से हमारी अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाए। अब देखो बैलेंस हुई रिएक्शन, 2Al है, 2Al है। ठीक है, 2Al है, 2 सोडियम है, 2 सोडियम है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर अगर हम बात करें? अब ऑक्सीजन तुम देखोगे 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। देखो ना, अभी अभी 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ था 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 2 और यहाँ पर कितने अगर हम बात करें? अगर हम बात करें 4, 2 और 4 कितने होगा? 6 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण ये भी अभिक्रिया अगर बात करें संतुलित हो जाएगी। ठीक है? हाँ भाई, जैसे कि ये ऐसा कि ऐसे ही है ना। यह एल्यूमिनियम है, मैं लिख देता हूँ एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाँ भाई, ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है? जल है। ये हमारा क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट है। क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। और अगर हम बात करें, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, एल्यूमिनेट को अच्छे से लिख देते, एल्यूमिनेट। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
अम्ल और क्षारक, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अगर बात करें लवण और जल का निर्माण करते हैं। बिल्कुल वैसे ही तुम कर सकते हो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे जैसे NaOH और HCl, तो वो क्या करेंगे, लवण और जल का निर्माण करेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और लिख सकते हो कि कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, क्या है मेरे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये लिख लो CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी अभिक्रिया में करवा रहा हूँ किसके साथ, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ 2HCl लेंगे तो ये बनाएगा CaCl2, साथ में H2, कितना, H2। क्लियर है, पक्का। देखो 2H और 2OH मिलकर बनाएंगे 2H2। ये भी हमने किया हुआ है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कोई क्षार, ये क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी कोई क्षार, ठीक है, हाँ, क्षार किसके साथ अभिक्रिया करे, क्षार किसी के साथ अभिक्रिया करे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ या कोई भी अम्ल के साथ, तो बताओ क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल। तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में बनेगा जल, और साथ में बनेगा जल। क्लियर है, और के साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। क्लियर है, हाँ। अच्छा, क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ, तो सोचो अधातु ऑक्साइड क्या होता है, बताओ मुझे। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय। तो अम्ल है और क्षार क्या है, क्षार, ठीक है। तो जब भी कोई अम्लीय, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया क्या, मैंने ले लिया NaOH, और अधातु का ऑक्साइड क्या ले लिया, मैंने ले लिया CO2। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये अम्ल है और ये क्षार है, मिलके क्या बनाएंगे, लवण और जल। तो ये बनाते हैं Na2CO3 जो एक लवण है, और साथ में बनता है जल, और क्या बनता है, जल। ठीक है, चलो यहाँ पर अपन 2NaOH लेते हैं, क्या लेते हैं, 2NaOH बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया हमारा जल, क्या हो गया, जल। ठीक है, तो ये सारे अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम किसी भी अगर हम बात करें, किसी भी अगर हम बात करें, किसी भी अगर बात करें क्षार की जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर, अब हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता के बारे में। ध्यान से सुनना, क्या होता है, एक होता है पीएच स्केल। क्या होता है, एक पीएच स्केल जो हमें बताता है कि कोई अम्ल जो है वो कितना प्रबल है और कोई जो क्षार है वो कितना प्रबल है। ध्यान से अगर तुम देखोगे, जब पीएच की जो वैल्यूज होती है, पीएच की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, पीएच में जो वैल्यूज होती है वो होती है, जो स्केल होता है, ठीक है, जो स्केल होता है वो क्या होता है, 0 से शुरू होता है और कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, 7। क्या होता है, 7। ठीक है, ये 7, ठीक है, यहाँ 7 होता है, और ये जो 7 होता है यहाँ पर माध्यम कैसा होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। क्लियर है, हाँ, यहाँ पर क्या होता है, उदासीन। ठीक है, और पीएच स्केल में क्या पता चलता है भाई, इससे पता मतलब किस बेसिस पर है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर। तो ये होता है उदासीन। ठीक है, हाँ, और ये किस पर बेस्ड है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर। और मैं तुम्हें अगर पीएच का फुल फॉर्म भी बताऊं, है ना, पीएच का फुल फॉर्म बताऊं तो पी का मतलब होता है पावर, सॉरी पावर नहीं, पोटेंस। ठीक है, हाँ, बता रहा हूं क्या होता है ना, पी को अपन बोलते हैं पोतांस। ठीक है, पोतांस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, पोटेंस। ठीक है, और अगर बात करें एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को, है ना, ठीक है, पोतांश का मतलब आखिरी में यही है, पावर। ठीक है, बट अभी हम देखेंगे कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन, उसी को हमने क्या कहा, पीएच। क्या कहा, पीएच। इसका मिड पॉइंट क्या होता है, 7। और जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे हम 7 से पीछे की तरफ जाते हैं, 7 से पीछे की तरफ क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है। और 7 के आगे क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे अपन इनसे दूर जाएंगे, तो यहां पर अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो जो क्षारीयता है, जो क्षारीयता है अगर हम बात करें वो बढ़ेगी, जो होगी क्षारीयता जो होगी बढ़ेगी। अगर मतलब मैं तुमसे पूछ लूं कि 14 वाला ज्यादा प्रबल क्षार है कि 12 वाला, तो तुम क्या बोलोगे, 14 वाला, क्योंकि वो 7 से उतना दूर है, उस तरफ है।
ठीक है। तो इस तरफ जैसे ही जाएंगे अपन क्षारीयता बढ़ेगी, और इस तरफ हम जैसे जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो अम्लीयता कहां बढ़ेगी? अम्लीयता अगर हम बात करें जीरो की तरफ जाने पर बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं एक का पीएच मान 1 है और एक का पीएच मान 6 है, तो कौन ज्यादा अम्ल है? तो भाई 1 वाला, क्योंकि वो 7 से उतना दूर है। तो जितना जो 7 से दूर होगा वो उतना ज्यादा प्रबल होगा, उतना ज्यादा प्रबल होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई ये कुछ है ना, एक सार्वत्रिक सूचक होता है। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक होता है। जठर रस का पीएच मान जो होता है वो 1.8 होता है। कितना होता है? 1.8। ठीक है, लेमन जूस का जो होता है वो 2.8 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जल का होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। ठीक है, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH होल ट्वाइस बताया था, इसका कितना होता है? इसका होता है 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है कितना? 14। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो विभिन्न पीएच मानों पर सार्वभौमिक सूचक दिए। बेसिकली एक अगर बात करें ढेर सारे सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये था हमारा, अगर हम बात करें, बढ़िया सा प्यारा सा लेक्चर, जहां पर हमने बहुत मजा किया। हमने बहुत मजा किया, बढ़िया तरीके से हमने रिवीजन किया। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पीएच के महत्व के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण लवणों के बारे में। ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आई होप तुम्हें बहुत मजा आया होगा। आई होप तुमने पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।